सॉरी, अब ठीक है। हाँ, कई लोग कह रहे थे कि कैमरा साफ कर लीजिए। पता नहीं क्यों लैपटॉप से धुंधला आ रहा है, पर कोई बात नहीं। मैं आप सभी से, चूँकि बेरोज़गारी के मुद्दे पर बात हो रही है, तो मैं करना चाहता था, करता भी रहता हूँ आप सभी से। बिहार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लगातार दबाने का बहुत प्रयास किया गया। अब आप एक देश की आर्थिक स्थिति को आप ठीक से देखें तो वो स्थिति क्या है, वो स्थिति आप मार्च के बाद की स्थिति से ना जोड़कर देखें कि तालाबंदी हो गई है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता था, अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है और ऐसे में एक तरह से नौकरी की बात बेमानी है। लेकिन 2017-18 के साल में ही 1 करोड़ रोजगार कम हो गए थे और लगातार रोजगार में गिरावट आती जा रही थी, जिसका जिक्र आपको 2 सोर्स से मिल रहा था। एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से और दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे से। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे से जब 2018 में वो रिपोर्ट आने वाली थी, आपको याद होगी ये बात कि जब बेरोजगारी की दर 6 से ज़्यादा हुई तो सोमेश झा ने, जो बिजनेस स्टैंडर्ड के पत्रकार हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट छाप दी कि ये रिपोर्ट आने वाली है और 45 साल में लगभग 4-4.5 दशक के बाद भारत में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हुई है। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया और बहुत देर में जारी किया गया और फिर कहा गया कि इसके पैमाने बदल दिए गए हैं, इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। लेकिन आप यूँ देखें कि बेरोजगारी बहुत भयावह होती जा रही थी। इस बहुत सारे संकेत हमें मिल रहे थे कि जब भी सरकार वैकेंसी निकाल रही थी, और किस तरह की वैकेंसी निकाल रही थी, जो 4th ग्रेड की वैकेंसी निकाली जा रही थी तो उसमें इंजीनियर और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले लोग अप्लाई कर रहे थे। साथ ही आप याद करें तो 2014 के बाद की खबरों को, तो यूपीएससी की जो सीटों की संख्या में कमी आ रही थी, आईएएस आईपीएस की भी संख्या में कमी आ रही थी, तो बड़े स्तर की परीक्षाएं कम हो रही थीं। राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे हम बीपीएससी यूपीपीएससी कहते हैं, इनकी नौकरियों की संख्या कम होती जा रही थी और इनकी नियुक्तियों में देरी हो रही थी। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में क्या हो रहा था, ये हमें समझने की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर में 2 चीज़ें हो रही थी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 2014 तक ठीक ठीक चला, पहले कभी बहुत अच्छा नहीं था, और कंस्ट्रक्शन, निर्माण क्षेत्र में काफ़ी नौकरियां मिली थी। ये 2 ऐसे क्षेत्र थे जिनमें ऐसे लोगों को ज़्यादातर नौकरियां मिली जो ज़्यादा कौशल वाले लोग नहीं थे, ज़्यादा उनमें हुनर की बहुत कमी थी, इसलिए बहुत कम पगार पर नौकरी पाए। इन्हें हम मिला जुलाकर असंगठित क्षेत्र कहते हैं। खेती से बाहर जितने भी लोग काम करते हैं, आप देखेंगे कि उनमें से ज़्यादातर 99% लोग इसी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ज़्यादातर यानी 60% लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार में हैं। तो आप नारा मत दीजिए, ऐसे ही सारा देश जो है वो स्वरोजगार कर रहा है, वो अपना ही कारोबार कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम है। 10,000 रुपये कमाता है महीने का या 15,000 कमाता है। तो आप सारे दुकानदारों को आप अरबपति ना समझ लें, आप अंबानी या अडानी ना समझ लें। तो क्या हुआ, और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण क्षेत्र थे जिसमें बिल्डिंगें बन रही थी, हाईवे बन रहे थे, तो उनमें लोगों को काम मिल रहा था, और काम मिल रहा था मगर तनख्वाह बहुत कम थी। तो काम मिलने के बाद भी भारत में आर्थिक असमानता और बढ़ती चली जा रही थी। जिन्हें नहीं मिल रहा था वो बेरोजगारी और गरीबी को बढ़ा रहे थे, और जिन्हें मिल रहा था वो भारत में आर्थिक असमानता को बढ़ा रहे थे। तो उनमें इतनी आर्थिक शक्ति नहीं थी कि वो उपभोग बढ़ा दें। तालाबंदी से पहले नोटबंदी की एक घटना हुई, तो क्या हुआ, नोटबंदी के बाद उद्योग धंधों की हालत चौपट हो गई, निर्यात हमारा गिर गया,
तो उस कम कमाई वाले काम की संख्या कम हो गई, रोजगार कम हो गए, करोड़ों करोड़ों रोजगार कम हो गए और उनका पगार कम हो गया, उनका वेतन बढ़ना बंद हो गया। इस वजह से बेरोजगारी इस देश में बेतहाशा हो गई। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि बेरोजगारी आज बेतहाशा नहीं हुई है। बेरोजगारी जो है किसी न किसी रूप में 2014 के साल से बढ़ती चली जा रही थी और सरकार लगातार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। आप इसे अहंकार कह सकते हैं या आत्मविश्वास की नौजवान भूखा मर जाएगा, लेकिन वोट देगा तो जाति पर देगा, वोट देगा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों पर देगा, या वोट देगा तो धर्म के नाम पर देगा या सांप्रदायिक बातों पर देगा। आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है उसके आसपास ऐसे मुद्दों को बड़ा किया जाता है, क्योंकि ऐसे मुद्दे लगातार दुनिया के किसी न किसी हिस्से में घटित होते रहते हैं और अचानक उस पर फोकस बढ़ जाता है और जहां नहीं घटित होते हैं उस तरह से क्रिएट कर दिया जाता है कि चुनाव आ रहे हैं तो इसको बढ़ाया जाए, ताकि इन्हें इस भरोसा हो चला है कि भारत का जो नौजवान है वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा, अपनी जवानी कुर्बान कर देगा, लेकिन नौकरी की बात पर कभी मतदान नहीं करेगा। वो सांप्रदायिक प्रोजेक्ट के तहत वो नष्ट किया जा चुका है, ये भरोसा था। इसीलिए आप देखेंगे कि 2019 का जो चुनाव में जब ये सवाल उठा तो इसका मजाक उड़ाया गया कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। वाकई लोग पकौड़ा बेच ही रहे थे क्योंकि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं मिल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया था, एक्सपोर्ट कम हो गया था। जिनकी पहले से कोई प्राइवेट नौकरी थी वो छोड़ दी है क्योंकि वहां उन्हें जीने लायक सम्मान का पैसा नहीं मिल रहा है। अभी हाल में ये एक किताब आई है, ये किताब है संतोष मेहरोत्रा की, पेंगुइन से आई है, कि भारत में नौकरियों की संभावना को बेहतर करने का प्लान क्या होना चाहिए। यह किताब क्या कहती है? देखिए, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी आबादी हमारे पास सबसे सकारात्मक पक्ष है। भारत के ज्यादातर लोग नौजवान हैं, 35 साल से कम है, ये ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा कमाएंगे। तो जिस तरह से चीन जो अब एजिंग की तरफ बढ़ा है, जिसमें अब ज्यादा बुजुर्ग संख्या है, उनके यहाँ जवानों की संख्या कम हो रही है, तो चीन क्या किया, उसके जो नौजवान थे, उसकी जो जवानियां थी, उनको बहुत पैसे के अच्छे काम मिले। इसके लिए चीन ने शिक्षा पर बहुत निवेश किया है। कमाल की उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, कमाल की उन्होंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है और हाई क्वालिटी के एजुकेटेड नौजवानों को तैयार किया। जिनका काम भी थोड़ा ज्यादा था वो बाहर भी नौकरियां करने गए और उनका पगार ज्यादा था, तो अपनी जिंदगी में जवानी के वक्त वो ज्यादा कमाते हुए बुजुर्गियत की तरफ बढ़े, जिससे वो अपना बुढ़ापा थोड़ा आराम से काट सकते थे। भारत में क्या हुआ कि भारत की जो आबादी थी, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे कि ये आबादी लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो कम कमा रही थी। क्यों कम कमा रही थी? कि आपने देश के नौजवानों के लिए जो स्कूल कॉलेज है उसकी क्वालिटी गिरा दी थी। बिहार सिर्फ इसका उदाहरण नहीं है, उत्तर प्रदेश भी है, आप देखें राजस्थान भी है, गुजरात जहां पर खुद प्रधानमंत्री का लंबा शासनकाल रहा है, एक ढंग की यूनिवर्सिटी जिलों में आप नहीं बता सकते हैं जो हाई क्वालिटी एजुकेशन देती हो, जो आप नौजवानों को बेहतर तरीके से आज की दुनिया के काम के हिसाब से तैयार करती हो। तो आपके साथ क्या धोखा हो रहा था? एक तरफ यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड यानी उसका स्तर गिरा दिया जा रहा था, आप खराब क्वालिटी के नौजवान बनकर निकल रहे थे, और जब आप बाजार में जा रहे थे तो आपको कम वेतन दिया जा रहा था, यह एहसास करा के कि आप तो लायक है नहीं। नतीजा दूसरी तरफ से भी देखिए कि आप, जिनमें बहुत सारी संभावना है, अगर आपकी योग्यता को बेहतर बनाया गया होता तो आप काम करने के अनुभवों के साथ ज्यादा बड़ा कारोबार या ज्यादा बड़ी तरक्की हासिल कर सकते थे। उसके बाद भारत की जो नौजवान हैं, ये नौजवान जो इस वक्त आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो लोग बुढ़ापे की तरफ जाएंगे और उनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, क्योंकि उनकी जवानी तो कुछ हुई नहीं, अच्छी नौकरियां नहीं मिली। आप इस भरी जवानी में 5 साल 7 साल काटे गए, और जब भी चुनाव आता है तो आपके कानों में ये बात भरी जाती है कि नहीं नहीं, धर्म के नाम पर वोट देना है, धर्म के नाम पर ये करना है। आपके भीतर कई तरह के भय पैदा कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप इतने बार से वोट देते आ रहे हैं तो हम आपके लिए कॉलेज इतना अच्छा बनाएंगे कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो, जब आप बाजार में जाएं तो आपको अच्छे स्तर का काम मिले
और ये किताब कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत में विदेशी निवेशक इसलिए कम आए कि उन्हें लायक नौजवान कम मिले। और ये लायक नौजवान सिर्फ स्किल इंडिया से नहीं आते हैं। आप सिर्फ पेचकस चलाने के हुनर से या आरी चलाने के हुनर से आप अच्छा बढ़ई नहीं बन सकते। अच्छा बढ़ई वो होता है जो बहुत तरीके से समाज को जानता है। आपके पास अब मौका कम था, आपके पास दुनियादारी को समझने के लिए यूनिवर्सिटी ही एक जरिया थी, क्योंकि अब आप उस तरह से काम करते हुए नहीं बड़े हो रहे थे और यूनिवर्सिटियां बर्बाद कर दी गई। तो इसलिए आप बेरोजगार बनाए गए दो तरह से, कि आप लायक नहीं बनाए गए तो आपको काम नहीं मिला, और जिनको काम मिला उनको इतना कम मिला कि वो सिर्फ जी सकते थे, सिर्फ जी सकते थे। तो इसलिए वो रोजगार में भी गरीब होते, नौकरी पाते हुए भी वो गरीब हो रहे हैं, और जिनको नौकरी नहीं मिली वो तो गरीब हो ही रहे हैं। और ये आबादी 90% है। यहां से आप देखेंगे तो भारत में बेरोजगार नौजवानों की भीड़ बहुत ज्यादा है। इस भीड़ में दो तरह के लोग हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है और जिन्हें मिली है उनका पगार, उनका वेतन बहुत कम है। और इन दोनों सवालों को पिछले 6 साल में किनारे लगाया गया इस आत्मविश्वास के साथ कि भारत का युवा कुछ भी हो जाएगा, सांप्रदायिक और जातिवादी बातों के से अलग नहीं होगा। यह कमाल का आत्मविश्वास था जो एक तरह से बिहार में भी कई लोग कह रहे हैं कि सही साबित हो सकता है कि नौजवान जानता है कि वो बेरोजगार है, जानता है कि वो नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन कभी पाकिस्तान, कभी धर्म, कभी संप्रदाय का चेहरा दिखाकर वो इनके बहकावे में आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री 2019 में कहते कि हाँ ये एक बड़ी समस्या है और हम इस पर गंभीरता से आगे तक बढ़ रहे हैं, तो बात में भी इस बात समझ में आती। लेकिन उन्होंने इस समस्या को स्वीकार नहीं किया, उसे माना नहीं कि नौजवान इस तरह से तकलीफ में है, बल्कि मजाक उड़ा दिया कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। और एक तरह से वो सही साबित हुए, क्योंकि नौजवानों ने कहा कि पकौड़े की बात छोड़िए, पेट बाद में देखेंगे, देश पहले देखेंगे। लेकिन कब तक आप पेट के सवाल को दरकिनार करते रहेंगे? कब तक आप रोजगार के सवाल से भागते रहेंगे? ये सवाल जो है आप इसे विपक्ष या सत्ता पक्ष की नजर से मत देखिए। आप सबकी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, बिना नौकरी और बिना अच्छी सैलरी की नौकरी के आप लोग तबाह हो रहे हैं। जब आप 40 साल 45 साल की उम्र में प्रवेश करेंगे तो आपके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी। क्या आपको पता है कि भारत में 10% लोगों के पास भी बीमा नहीं है? अस्पताल के अस्पताल खत्म कर दिए गए। देखिए कितना अहंकार है। जब कोविड महामारी आई तो कहा गया कि हाँ जरूर अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन इसमें रोजगार के जो नए क्षेत्र हैं उनमें से एक नया क्षेत्र स्वास्थ्य है। वो कैसे कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने की जरूरत है। अस्पताल बनाइए, नर्सिंग स्टाफ रखिए, फार्मा के स्टाफ रखिए और 10 तरह के कर्मचारी रखिए, एम्बुलेंस के परमानेंट स्टाफ रखिए और उन्हें एक तरह से अच्छी नौकरी दीजिए ताकि वो खर्च कर सकें। और जब आप खर्च करेंगे, कुछ खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था में गति आएगी। लेकिन चूंकि इतना विश्वास हो गया है आईटी सेल, गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा में, शायद वो विश्वास सही भी हो कि नौजवान कुछ भी हो जाए इस सांप्रदायिकता से पीछे नहीं हटने वाला है। मुझे कई जगह से रिपोर्ट मिलती है कि इतना जुनून हो गया है उनमें इस चीज को लेकर कि वो कोई और चीज नहीं देखना चाहते हैं। ये बात सही हो सकती है, लेकिन जो व्यापक नुकसान हो रहा है उसे आपको समझना है। आपको याद होगा कि 2019 में संतोष गंगवार जो श्रम मंत्री थे, उन्होंने कहा काम तो बहुत है मगर योग्य लोग नहीं है। इन बात का मजाक उड़ाया गया, जबकि इसे गंभीरता से पकड़ने की जरूरत थी। योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि लंगट सिंह कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में किसी लायक पढ़ाई नहीं होती है। सिर्फ परीक्षा होकर 6-6 साल में लोग बीए कर रहे थे, अब जाकर उसे 3 या 4 साल में किया गया है। लंगट सिंह कॉलेज में भी लोग 18 महीने 2000 के लेट से 2-2 साल के लेट से बीए कर रहे हैं। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का हाल है। तो नौजवानों को बर्बाद किया गया। इससे पहले ये क्यों बार बार सांप्रदायिक तूफान आपके सामने खड़ा किया जाता है? क्यों नेता मजहबी तेवर में आक्रामक होकर बोल रहे हैं जैसे कोई धर्म पर खतरा आ गया है? वो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि नौजवानों का ध्यान जरा भी इससे हटकर, धार्मिकता से हटकर रोजगार पर जाएगा, फिर सबकी पोल खुल जाएगी, फिर वो इस भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे।
थोड़े समय के लिए लोगों ने 17 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन था तो नौजवानों ने खूब थाली बजाई, लाखों नौजवानों ने ट्विटर पर ट्रेंड किया। लेकिन उन्हें विश्वास था कि जब भी चुनाव आएगा इस तरह की चीजें में नौजवान उसमें भटक जाएगा। आप भटकते रहिए, 6 साल गुजर गए हैं और ये बेरोजगारी उसके 1-2 साल पहले से शुरू हुई थी। अब भी अगर इस बात को अगर आप सभी व्यापक संदर्भों में आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप बहुत पीछे जाने वाले हैं। ऐसे भी अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिरी है, हम पिछले दशक की जो भी कमाई थी वो तो गंवा ही चुके हैं। अब आने वाला जो दशक है वो भी गंवाने जा रहे हैं। तो एक तरह से आप बेरोजगारी में जीते हुए, 2 तरह की बेरोजगारी आप समझिए कि आपको नौकरी नहीं मिली है, नौकरी मिली है तो इतनी ही सैलरी मिल रही है कि आप मामूली जीवन स्तर जी सकते हैं। तो बेरोजगारी में जीते हुए आप बुढ़ापे की तरफ प्रवेश करेंगे। और अगर ये किताब संतोष मेहरोत्रा की किताब, अगर अर्थशास्त्री लोग हैं इन्होंने लिखी है, अगर इनकी बात सही है तो 2040 के बाद हम सबका बुढ़ापा बहुत खराब गुजरने वाला है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये बकवास, ये ट्रोल कराना, आईटी सेल, अफवाह फैलाना, ये काम नहीं आएगा। तो आप सबको देखना होगा कि जो आप जवान होते हैं, आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीए करते हैं, 10th पास करते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छे कॉलेज में जाएंगे। आपके जिले में कॉलेज नहीं है, सारा नौजवान बिहार का कोचिंग सेंटर में पड़ा हुआ है, सारा नौजवान वहां बैठा हुआ है। वो फीस भी दे रहा है वहां बीए का सर्टिफिकेट देने के लिए, और वो फीस कोई कम फीस नहीं है, बहुत ज्यादा फीस है। इस तालाबंदी में तो कई जगहों पर फीस बढ़ा दी गई, लेकिन वो असली पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर में पढ़ा हुआ है जहां मशीनी पढ़ाई हो रही है। तो हो क्या रहा है कि आपकी नीयत तो अच्छी है, आप बहुत अच्छे नौजवान हैं, आप घंटों पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है उस तरह से, तो आप डिग्री लेकर पास हो रहे हैं और आप में वो ज्ञान की बात नहीं आ रही, नॉलेज नहीं आ रही है जिससे आपका दायरा बड़ा हो और आप काबिल हो और आप ज्यादा कमाने लायक बने और ज्यादा लोगों को काम देने लायक बने। ये एक प्रोजेक्ट चला है कि भारत के युवाओं को अब चूंकि वो नहीं दिया जा सकता है तो उन्हें इस तरह से फंसा कर रखो। और वो सही भी है, जिस तरह से आईटी सेल के बहकावे में लोग ट्रोल करने लगते हैं। तो आप समझिए, अभी सरकार कहती है कि कमजोर रूप से आर्थिक तबके को आरक्षण दे दिया गया। जब नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण मिलेगा कहां? यह बताइए ना कि आपने इतनी नौकरी दी और आपके कमजोर आर्थिक तबके के लोगों को आरक्षण देने से इतने लोगों को नौकरी मिला जो पहले कम। तो आपको अपने प्रचार में जब कुछ झूठ बोलना होता है तो 100 तरह के डेटा आ जाते हैं। जब नौजवानों को सही बात बतानी होती तो आपके पास डेटा नहीं होता है। इसीलिए जो रोजगार का डेटा था वो खत्म कर दिया गया। आज कोई सरकार की तरफ से रोजगार का डेटा नहीं आता है। जो नेशनल सैंपल सर्वे से आने वाला था वो डेटा नहीं आया। वो आया भी तो कई महीनों के देरी से आया और उसको इस तरह से गड़मड़ कर दिया गया कि वो बात ही उस पर चर्चा नहीं हुई। अब जो डेटा आता है वो CMIE से आता है और उसके डेटा के हिसाब से तो बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। इस किताब के हिसाब से तो 2018 में ही 17-18 में ही बेरोजगारी दर 17% है। अब आप अपने आसपास के नौजवानों को गर्दन मोड़कर देखिए, इधर उधर ताक कर देखिए तो पता चलेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं। हमें इस तरह की स्थिति में क्यों लाया गया, यह आपको तय करना है। इसलिए नौकरी का सवाल सिर्फ सरकारी नौकरियों का सवाल नहीं है, इसका सवाल आपके एजुकेशन से भी जुड़ता है, आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ता है। जब बीमा नहीं होगा और 90% लोग कम वेतन पर काम करेंगे, क्या आपको पता है तो उनकी क्या हालत होगी? एक इलाज में वो वापस गरीब बन जाते हैं। क्या आपको ये बात नहीं समझ में आती है? आज सरकारों का जो बजट है वो 2-2 लाख करोड़ का है। नीतीश कुमार कहते हैं 2 लाख करोड़ का हो गया। नीतीश कुमार बताएं तो कि किस वजह से 2 लाख करोड़ का हुआ। इंडस्ट्री तो आई नहीं। वो तो खुद कहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं आई तो 2 लाख करोड़ का बजट कैसे हुआ, वो नहीं बताते हैं। केंद्र से ज्यादा हिस्सा मिलता है। उस 2 लाख करोड़ में से स्वास्थ्य पे और शिक्षा पर ये लोग खर्च नहीं करते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप बेरोजगार होते हैं और आप लायक बनकर नहीं निकलते हैं। आप गफलत में रहते हैं कि आप बीए पढ़ रहे हैं। अगर आपको, हम सब उसी सिस्टम से आए हुए लोग हैं। 2-4 अच्छे शिक्षक मिले, उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी।
अगर आप सबको, मेरा तो गणित भी कमजोर है और अंग्रेजी भी कमजोर है, मगर आप में से बहुत लोगों का गणित अच्छा है, अंग्रेजी भी ठीक ही होगी, लेकिन चूंकि अच्छे शिक्षक नहीं मिले, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आपका 10-10 घंटा पढ़ना बेकार हो गया। और अब तो उस पढ़ाई की जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो रही है। इसलिए आपकी जिंदगी के साथ जो धोखा हो रहा है वो समझिए। नौकरी के मसले को ज्यादा व्यापक तरीके से देखिए कि कोई सरकार स्वास्थ्य, जिससे आपका परिवार गरीब ना हो, और शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर क्या निवेश कर रही है, किस तरह का निवेश कर रही है। आजकल अस्पताल बनाने का ऐलान हो जाता है, बिल्डिंगें बन जाती हैं लेकिन विभाग चालू नहीं होते, क्योंकि वो दिख जाता है कि यहां पर अस्पताल बना है। आप इतने साल से सब्र करते आ रहे हैं, तो 10 साल बाद एक बिल्डिंग देखकर और 10 साल सब्र कर लेते हैं। तब तक उस 20 साल में आप या आपके परिवार के कितने लोग मामूली बीमारी के कारण गरीब हो जाते हैं। नौजवानों से पूछा जाना चाहिए कि जब आप कॉलेज में पहुंच रहे थे, राजनीति में सक्रिय हो रहे थे, साफा बांधकर घूम रहे थे, तब क्या आपने नहीं देखा कि बिहार के 18 जिलों में आईसीयू नहीं है, सहरसा सुपौल में आईसीयू नहीं है, नालंदा जिला में बिस्तर अस्पताल के खरीदे गए हैं, करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के आईसीयू खरीदे गए हैं, वो चालू नहीं है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? सारी एम्बुलेंस पटना की तरफ भाग रही हैं और मरीज लूटे जा रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। अब इसमें जो भी नौकरी देने लायक सुधार आएगा उसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे। जिनकी सैलरियां गई हैं वही वापस आ जाए तो गनीमत है। जो लोग सीबीएसई के स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं क्योंकि फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्या इस वक्त में चर्चा इन बातों पर नहीं होनी चाहिए थी? यह इसलिए नहीं हो रही है कि मान लिया गया है कि नौजवान जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से ही जो सोचेगा तो सोचेगा। और यह मसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। इसलिए आपको रोजगार के सवाल को बिहार से भी आगे बड़े स्तर पर देखने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी और जवानी के हिसाब से देखिए। आपकी उम्र बीत रही है, अगर नौकरी मिलने में 4 साल की देरी हो गई तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आप बेरोजगार रहते हुए बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होंगे। असंगठित क्षेत्र में लोग 10,000, ज्यादातर लोग 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। आप बताइए कि वो बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा है, 10,000 रुपए में क्या होगा? खेती का हाल देख लीजिए, खेती में कितनी गिरावट है। 4% तक हम पहुंचे थे, कई दशक तक 2 या 1.5% तक तरक्की होती थी, वृद्धि दर थी खेती में। अब और गिर गया है, और खेती पर ज्यादा लोग पहुंच गए हैं जहां पर मजदूरी कम है, किसान को अनाज नहीं मिल रहा है। इसलिए यह भयावह समस्या हो गई है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं है। आपको समझना होगा, आप खुले दिमाग से सोचिए। आप देखिए कि आपके जिले में स्कूल कॉलेज क्यों बर्बाद किए गए, क्यों आपको कर्ज लेकर दिल्ली तक आना पड़ता है एक सामान्य बीए की पढ़ाई के लिए, जबकि बहुत से योग्य शिक्षक बाहर के देशों से भी पढ़ाई कर यहां बैठे हुए हैं और एडहॉक पढ़ाते हैं, उन्हें पक्की नौकरी नहीं दी जाती है। अगर दी गई होती तो वो नौजवान जो बाहर के सिस्टम को देख समझ कर आए थे, आपकी जिंदगी को बदलने में जान लगा देते। कुछ खराब भी होते मगर ज्यादातर अच्छे भी निकलते। ये एक सिस्टम आपने नहीं बनाया, तो अब आप वहां से खराब छात्र के रूप में निकलेंगे तो आपको एक मामूली तैयारी में 3 से 4 साल लग जाता है और उसका रिजल्ट आने में 4 साल लग जाता है। अब बताइए, पीयूष गोयल ने 2017 में कहा था कि रेलवे 1 साल में 10 लाख नौकरियां दे सकती उसके इकोसिस्टम में, और हिसाब बताया था कि सिर्फ 30,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट तो होता ही है, 1 लाख करोड़ का, उसका 30,000 करोड़ जो उसका सैलरी खर्च है, तो अगर 3 लाख रुपए सालाना खर्च होंगे तो जो भी महीने के हिसाब से बनता है उसके हिसाब से होगा। लेकिन नहीं दिया उन्होंने। जो 2018 फरवरी में जो चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले वैकेंसियां निकाली गई थी, उन्हें क्या जिद है? इतना तो ही नौकरी मिलेगी, तो ही आपकी तरक्की होगी। सिर्फ आईटीआई करेंगे तो आपकी तरक्की नहीं होगी, बहुत कम लोगों की तरक्की होगी। तो वो चाहते नहीं कि जीवन में आप आगे बढ़ें। यह है रोजगार का मुद्दा। प्राइवेट सेक्टर में आप अगर कौशल युक्त स्किल्ड नौजवान बनकर जाएं, नॉलेज से और स्किल्ड से, दोनों से, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो वो यूनिवर्सिटी बंद कर दिए और स्किल इंडिया किया, वो भी ढंग से स्किल नहीं दिया। आप सबको पता होगा
जिनको दिया गया उनमें से 33% को ही काम मिला। तो प्राइवेट सेक्टर डूब चुका है, उसमें काम नहीं है। सरकारी सेक्टर में ये नौकरी देना नहीं चाहते, ये मजाक उड़ाते हैं, तो कहां जाएंगे। तो इसलिए नौजवानों को आने वाले समय के लिए रोजगार के मुद्दे को ढंग से समझने की जरूरत है, और इसे किसी पार्टी के दायरे तक प्लीज सीमित मत रखिएगा। इस पर आप सबका सख्त इम्तिहान लीजिए, और यह आपकी जवानी का अपमान है कि आप बेरोजगार खड़े हैं और आपको व्हाट्सएप का मीम दिखाकर आपको वोटर बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक बातों को दिखाकर आपको वोटर बनाया जा रहा है कि फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दी। ये कितनी बार आप चले जाएंगे, ये कब समझेंगे आप लोग? कब तक आप ट्विटर पर मैसेज करते रहेंगे कि यूपी की इतनी बहाली का जिक्र कर दीजिए, बिहार की इतनी बहाली का जिक्र कर दीजिए, राजस्थान की इतनी बहाली का जिक्र कर दीजिए। ये हालत हो गई है आपकी कि आप सिर्फ जिक्र के लिए तरस रहे हैं, और सैकड़ों मर्तबा जिक्र करने के बाद भी रेलवे की नौकरी पूरी नहीं हुई है। आप जाकर पूछें, बिहार में लाखों लोग रेलवे की परीक्षा देते हैं, करोड़ों लोग ने फॉर्म भरा था। आप सोचिए कितनी बड़ी परीक्षा थी, जिस परीक्षा से करोड़ों लोग जुड़े हों, वो परीक्षा आज तक पूरी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि नौजवानों को अब यही समझा जा रहा है कि चुनाव आएगा तो थोड़ा पाकिस्तान दिखा दो, थोड़ा मुसलमान दिखा दो, इसी से वोटिंग होगी। ये आपका अपमान है, आप अपने साथ ऐसा मत होने दीजिए। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के सवाल से पीछे मत हटिए। अगर आप लायक बनकर नहीं निकलेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में खराब नौकरी मिलेगी, और सरकारी सेक्टर में कंपटीशन देने के नाम पर आपके 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आप लायक नहीं थे, बिल्कुल गलत बात है। परीक्षा में जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसके पैमाने से ज्यादातर आप लोग लायक हैं, लेकिन आपको लायक बनने नहीं दिया गया है। यह बात आपको समझने की जरूरत है। उस सांप्रदायिकता से अब 6 साल हो गए, हर चुनाव के पहले इस तरह से हिंदू मुस्लिम का टॉपिक आता है। अब आप इसी का एनालिसिस कर लीजिए कि इससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया? कितनी बार आप सुनेंगे? एक आदमी की कोई करतूत होती है, उसको लेकर पूरा ये बवंडर 10-10 दिन टेलीविजन पे चर्चा होती है। आज किसान परेशान है, आपके जो गांव वाले के जो घर के किसान रिश्तेदार, उनको कोई उपज का दाम नहीं मिल रहा है। आप बड़े होते हैं, 10वीं के बाद कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज में एडमिशन की फीस देते हैं, आप कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग के बाद जब प्राइवेट सेक्टर के लिए दिल्ली में आते हैं तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैठ गया है, और जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसमें जो काम मिलता था, अकुशल लोगों को ज़्यादा मिल जाता था, तरह तरह के काम होते थे, उसमें नौजवानों का खपना बंद हो गया है, और जो काम मिलता है उसकी सैलरी कम है, और सामाजिक सुरक्षा नहीं है, वेतन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है। ये आपको पता नहीं है कि दिल्ली में अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार ऐसे सुधारों की वाहवाही करते हुए मिल जाते हैं। सरकारी नौकरियां क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इस दौरान जब सरकारों का बजट लाखों करोड़ का बढ़ा है, क्या उनका काम नहीं बढ़ा है? अगर नीतीश कुमार के हिसाब से 24,000 करोड़ का राज्य अगर 2 लाख करोड़ का राज्य का बजट का हो गया है, तो क्या उसमें सरकार का काम नहीं बढ़ा है? अगर सरकार का काम बढ़ा है तो सरकार ने नौकरियां क्यों नहीं दी है? यह सवाल आपके सामने है। और आप एक और पैटर्न देखेंगे कि सरकार नौकरी नहीं देती है, वही काम कॉन्ट्रैक्ट के जरिए देती है। उसमें क्या होता है, सरकार बजट करती है कि हम एक आदमी को 15,000 के हिसाब से इतना पैसा देते हैं। आपको वो कॉन्ट्रैक्टर रखता है काम पर, लेकिन वो आपको 6,000 देता है, 9,000 मान लेता है। तो एक तरह से ऊपर के जो 100 लोग हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं और आप कम कमा रहे हैं, आप गरीब हैं। अगर सरकार को काम है तो सरकार अपने सिस्टम में आपको नौकरी दे और वो 15,000 सैलरी दे, तो कम से कम आपको 6,000 की जगह 15,000 तो मिलेगा। हालांकि 15,000 भी कम है, लेकिन आप तो 6,000 में काम करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। फॉर्मल काम करने वाले इस देश में सिर्फ 10% लोग हैं, सिर्फ 10%। और उसी 10% के लिए प्रधानमंत्री इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का आइडिया लेकर आए थे कि जहां लाखों की फीस देकर अमीर के बच्चे अमीर बनने के लायक बने और आप लोग गरीब बच्चे गरीब होते चले जाएं। जो मिडिल क्लास है वो गरीब हो जाए, जो गरीब है वो और गरीब बन जाए। तो थोड़ी समझ साफ रखने की बहुत जरूरत है। जब भी रोजगार का मुद्दा आए, इसे व्यापक बनाने का प्रयास कीजिए, इसे बहस के केंद्र में लाइए और इसे चारों चीजों से जोड़िए। हेल्थ से,
एजुकेशन से, आपकी क्वालिटी से, आपके एम्प्लॉयमेंट से और आपके सोशल सिक्योरिटी से। एक एमएलए बनता है, वो फिर एमएलसी बनता है, फिर राज्यसभा का सदस्य बनता है और फिर जब वो लोकसभा का सदस्य बनता है तो 4 पेंशन लेता है। और आपसे कहा जाता है कि हम पेंशन नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेजी में 4 एडिटर बैठे हैं, वो आर्टिकल लिखते हैं कि गवर्नमेंट को ये बोझ नहीं उठाना चाहिए। वो पैसा जो सरकार आपके पेंशन में खर्च करती, वो पैसा किसको जाता है? 5 बड़े उद्योगपतियों को जाता है जब उनका धंधा चौपट हो जाता है। तो सरकार जनता का टैक्स लेकर जनता का पालन पोषण ना करे और 4 उद्योगपति का धंधा डूब जाए तो उनको 5 लाख करोड़ दे और 2.5 लाख करोड़ आपके पेंशन पर खर्च ना करे। और कहा जाता है कि आप एनपीएस में निवेश करें। क्या हम और आप एक ही योग्यता रखते हैं? मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 है और आपके पास भी 10,000 है, यहां पे 100 लोग हैं, सबके पास 10-10 हजार है। क्या सभी लोग बराबर क्षमता रखते हैं शेयर बाजार में निवेश कर अपने निवेश को बढ़ाने की? उनमें वो क्षमता है, दृष्टि है? मुझ में तो नहीं है, बहुत सारे लोगों में नहीं होगी। क्या उनको छोड़ा जा सकता है? इसलिए आपकी मेहनत की कमाई टूटती जा रही है और यह प्रक्रिया चली आ रही है लंबे समय से। इसी का नतीजा यह हुआ है कि हम आज इस मोड़ पर पहुंचे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ठप हुई है, नौजवान बेरोजगार हो गया है। तो आपकी जो नौकरी है वो व्यापक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। अगर आप इसको नहीं लाएंगे बहस के केंद्र में, इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, इस पर आप अपने आप को नहीं आजमाएंगे, तो मेरे दोस्तों, ये बीच बीच में मेरी 40,000 की नौकरी, मेरी 50,000 सदस्यों की नौकरी, इसको लेकर आप लड़ते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। 17 सितंबर को आपने इतना बड़ा आंदोलन किया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप मेरी बात को सुनो, मेरे बारे में जो अफवाहें फैला रहे हैं वो फैलाते रहें। आईटी सेल का यही काम है, उनको मालूम है कि मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूं और ये वो सवाल है जो 2017 से उठाने के कारण मेरा मजाक उड़ाया जाता है, पर मैं जानता हूं कि ये गलत हो रहा है, इसका शिकार मैं भी हूं। अगर अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी तो मेरी भी कमाई नहीं बढ़ेगी। हम जैसे लोग जो ऊपर जा रहे हैं नीचे सड़क के नीचे आ जाएंगे। और आपको तो जीवन में 10 साल या 5 साल के लिए ऊपर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो मिला भी, लेकिन मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं और आप जैसे जो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, आप लोगों को एक सिस्टम की नीतियों के तहत बर्बाद किया गया। आप समझिए इस बात को। आपको जिसका भी समर्थक रहना है बनिए, लेकिन रोजगार के सवाल पर जुनून पैदा कीजिए, धर्म के सवाल पर नहीं, जाति के सवाल पर नहीं, वरना आप बेरोजगारी के दौर से गुजरते हुए बुढ़ापे में जाएंगे और तब आपके लिए वो 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा के लिए होंगे, जिसे प्रधानमंत्री ऐसे बताते हैं जैसे 1 करोड़ रुपए उनकी झोली में डाल दिया हो। अपना पेंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का, उसकी तुलना में अब आप और हम रिटायर होंगे तो 5,000 रुपया पेंशन नहीं होगा हमारा। हम कैसे जिएंगे, ये हमारा सवाल है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार 10-10 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के बेलआउट पे खर्च कर सकती है, जो संख्या में सिर्फ 10 होते हैं या 100 होते हैं, तो सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती है। आपने 20 साल का यह दौर बिना पेंशन का देख लिया। कई लोगों ने जो ग्रामीण डाक सेवा में काम करते हैं, उनके किसी एक बच्चा बाहर के देश में नौकरी करता था, उसने लिखा कि यह समस्या बहुत बड़ी है, हमारे पिताजी और उनके दोस्तों का की पेंशन नहीं आ रही है, आप उठाइए। ये 2018 की बात होगी या 19 की बात होगी। तो मैं इस विभाग को नहीं जानता था, तो उस लड़के ने कहा कि मैं न्यूजीलैंड या कहीं हूं तो मैं कमाकर अपने पिता को भेज देता हूं, पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि सरकारी नौकरी में 40 साल रहने के बाद भी बुनियादी जरूरतों के लिए बेटे पर निर्भर हैं। अच्छी बात है कि उनका बेटा भेज देता है, पर बहुतों के घर में ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि उनके पिता के कई दोस्त गरीबी में मर गए, इलाज की कमी के कारण मर गए। ये कब तक आप गोदी मीडिया का न्यूज चैनल और आईटी सेल देख देख कर ये तमाशा करेंगे? कब तक होने देंगे? इससे आपको क्या मिला? यह आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे नौकरी पर चर्चा करनी चाहिए। मैं क्यों पढ़ रहा हूं एक अर्थशास्त्र, ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है। आज भी दो नेताओं ने कुछ बेहुदगी से भरे बयान दिए होंगे,
उनको लेकर मैं आधे घंटे में काम कर सकता था, अपना 1 घंटे का प्रोग्राम बिता सकता था। मैं सुबह से उठ के ये क्यों पढ़ा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि हम सब की जिंदगी इतनी तबाह क्यों है, क्यों चैन नहीं है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया, लेकिन आप ढंग से चाय नहीं पी सकते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आपके पीछे दिमाग में यह डर है कि कोई बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए पैसा नहीं होगा। और इसीलिए क्योंकि सरकारी अस्पताल जानबूझकर डुबा दिए गए। पटना का एम्स आज तक बन रहा है, उसमें भी पूरी तरह से लोग भर्ती नहीं है। दरभंगा में ऑलरेडी वहां पर एक मेडिकल कॉलेज था, उसको बढ़िया किया जा सकता था। वो एम्स किसी और इलाके में बन सकता था, बक्सर में बन सकता था, या आरा में बन सकता था, या और सुदूर इलाके में बन सकता था, जमुई में बन सकता था। बेतिया में मेडिकल कॉलेज है, आप उसकी जाकर हालत देख लीजिए। तो बना देते हैं ये लोग, उसमें ना टीचर जाता है, ना इसमें ना स्टाफ रखे जाते हैं, ना छात्र अच्छी क्वालिटी के मेडिकल नहीं पढ़ते। पता कीजिए उनकी क्या हालत है। इसलिए हम सबको गाली देना, तरह तरह के दाढ़ी बना के, फोटो बना के और तरह तरह से मेरा बना के भेजते रहिए, ठीक है, आप मनोरंजन कीजिए अपना। लेकिन भेजने वाले लोग जो मेरे बारे में बदनाम करने के लिए भेजते हैं, वो ये जानकारी क्यों नहीं भेजते हैं कि कितना अच्छा कॉलेज बना दिया गया है, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ गई है। क्यों नहीं ये जानकारी भेजते हैं कि अब नौजवानों को इतनी नौकरी मिली है। क्या ये वायरल नहीं हो सकता है? क्या ये ट्रेंड नहीं हो सकता है? तो हम सबको ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए नौकरी के सवाल को आप व्यापकता में देखिए। सरकार के खजाने में बहुत पैसा है, ये पैसा बचता है तो उद्योगपतियों के बेलआउट पर खर्च होता है। और आजकल एक नया तरीका अपना लिया है कि वो जानते हैं कि जनता गरीब हो गई है, इसलिए एक हिस्से को 500 रुपया दे दो, एक हिस्से को 2000 दे दो और एक हिस्से को गैस दे दो। देना चाहिए। अगर आप यही सोचते हैं, मैं तो कहता हूं कि सबको आप 10-10 हजार रुपया दीजिए, वो आप नहीं देते हैं तो लोगों में कहते हैं हाँ हमको कुछ मिला, उसको कुछ मिला, कुछ मिल रहा है ना। पर आप ये नहीं समझ रहे कि उस कुछ देने के बदले आपका सब कुछ ले लिया गया है। 20,000 रुपए कमाते थे आप तालाबंदी में, आप 5 रुपया भी नहीं कमाते और 500 रुपए देकर कहा जा रहा है आप कुछ तो दिया गया है। यह ऐलान किया जा रहा है कि छठ तक अनाज देंगे। फिर क्या होगा? क्या छठ के बाद देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लोगों को काम मिल जाएंगे? फिर लोग क्या खाएंगे छठ के बाद? सोचिए इन बातों को, इन बातों पर बहस कीजिए, इस पे प्लस पॉइंट ले आइए, सरकार के पक्ष में ही ले आइए, इस पे माइनस पॉइंट ले आइए। लेकिन जब भी ये बात आता है आप वो धर्म लेकर चले जाते हैं, क्योंकि आईटी सेल और 4 न्यूज चैनल वाले प्रोपेगेंडा करने लगते हैं। और आप सब नौकरी से पहले अपने अपने जिले के कॉलेजों में जाना शुरू कीजिए। देखिए कि उस इमारत को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए तो उसमें मास्टर परमानेंट क्यों नहीं है तो वो ढंग की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। स्कूल की शिक्षा बेहतर हो सकती थी। 90 के दशक के बाद से थोड़ा स्कूलों में निवेश हुआ, टीचर रखे गए, लेकिन फिर क्या हुआ? सरकार का काम बढ़ गया। तो आप देखेंगे कि सरकार के 20 काम टीचर करते हैं। इसका मतलब 20 काम की जगह थी, उसके लिए नौजवान रखे जा सकते थे, वो ना रख के टीचर से कराते रहो काम। कभी वो सर्वे कर रहा है हमारा टीचर, कभी इलेक्शन करा रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। दिन भर वो डीएम के यहां मीटिंग में बैठा हुआ है कि अब टीका की मीटिंग में चलना है, अब इसकी मीटिंग में चलना, अब इसकी मीटिंग में चलना है, पढ़ा नहीं रहा है। तो सरकार का काम बढ़ा है, सरकार ये बता दे कि उसका काम कम हो गया है। उसका और काम क्या है? लोगों की सामाजिक सुरक्षा देने के अलावा। बिना अस्पताल के कोई बीमा काम करता है क्या? इसलिए आप अच्छी शिक्षा मांगिए, हमको चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आप 10 साल दिल्ली में आकर कोचिंग में लाखों रुपए फूंक देंगे और आप में से 2-4 लोग निकल जाते हैं जो नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। इसीलिए देखिएगा मीडिया बड़ा कहानी बनाता है। दर्जी का बेटा आईएएस बन गया, रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, ये अपवाद स्वरूप कहानियां हैं। बहुत अच्छी बात है कि कोई एक प्रतिभाशाली युवक बन गया, लेकिन अब सिस्टम ऐसा है कि
ज्यादातर गरीब लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए। कितने दर्जी और रिक्शा वाले के बच्चे बनते हैं उसमें, इसका प्रतिशत निकालिए तो वो 10 कहानियां होती हैं। बाकी वो लोग होते हैं जो कोटा जाकर लाखों रुपए कोचिंग में फूंकते हैं, जो पढ़ाई अपने कॉलेज में कर सकते थे। तो उन 10 कहानियों को बनाकर इतना बड़ा किया जाता है ताकि आपको लगे कि हाँ हमारा सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, एक दर्जी का बेटा आईआईटी कर सकता है, आईएएस बन सकता है। लेकिन बाकी उसके अलावा जो बने हैं वो किस तरह से पैसा खर्च करके बने हैं, कौन लोग बने हैं। तो इस समाज को अगर आपको बेहतर करना है, हिंसा मुक्त करना है, सुंदर बनाना है, खुद का जीवन थोड़ा आराम से जीना है, तो इन सब सवालों पर सोचना होगा। बगैर सामाजिक सुरक्षा के कोई जीवन अब पूरा नहीं हो सकता है। आप अच्छी जिंदगी जी ही नहीं सकते हैं। इसलिए आपको एक ऐसे सुरंग की तरफ धकेल दिया गया है जहां से आप वापस नहीं आ सकते हैं। आने की कोशिश करेंगे तो बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन कम से कम पसीना बहाना तो शुरू कीजिए। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं। आप सबके कमेंट मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप नौकरी के इन प्रश्नों के बारे में ढंग से सोचेंगे और लोगों तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप नौजवान लोग हैं, आपको भी लगता है कि कोई फीडबैक है, मेरे से कोई बात छूट गई है, तो आप वो मुझ तक पहुंचाइए। मैं भी जानूंगा, क्योंकि मैं इस विषय पे 2017 से जब मेरा ध्यान गया, उससे पहले मैं नहीं जानता था कि कॉलेज में क्या हो रहा है। जब मैंने यूनिवर्सिटी सीरीज की, मैं जानता था कि एजुकेशन की हालत खराब है, पर इस तरह से मुझे देखने की समझ नहीं थी। समय के साथ आप सीखते हैं, तो अक्सर हमारा फोकस स्कूल की शिक्षा पर हो जाता था। फिर जब ध्यान में आया कि क्या कर रहे हैं डूंगरपुर के स्कूल कॉलेज के बच्चे जिसमें टीचर नहीं है, राजस्थान में है, लंगट सिंह कॉलेज में टीचर नहीं है, राजेंद्र कॉलेज छपरा में टीचर नहीं है, बेगूसराय में महिलाओं का कॉलेज है जहां पर 10-12 हजार लड़कियां पढ़ती हैं, वहां 19 टीचर हैं। तो वो लड़कियां तो गईं, 3 साल उन्होंने इंतजार किया अपनी जिंदगी का कि परीक्षा हो जाए, कोचिंग कर लें, गाइड बुक पढ़ लें। गाइड बुक से पढ़कर आप काबिल युवा नहीं बन सकते हैं। हमने देखा है, हमने कई ऐसे जो बाहर की यूनिवर्सिटी में जो लड़के पढ़ते हैं, वो अब मैं उनको जानता हूं, तो मैं देखता हूं कि उनकी पढ़ाई कितनी अच्छी है और अपनी उम्र से कितना ज्यादा वो योग्य हैं। उनके सामने हम लोग बच्चे लगते हैं, स्कूल के बच्चे लगते हैं। 20 साल 22 साल के नौजवान हैं जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो हार्वर्ड में पढ़, उन्हें पढ़ाया गया है इस तरह से। आप में सब कुछ टैलेंट है, बहुत नैसर्गिक रूप से प्रतिभाशाली हैं आप, लेकिन आप कहां जाएंगे? कॉलेज में आपको सामान्य ज्ञान भी नहीं मिला तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी कहां मिलती? जब आप लायक नहीं होंगे तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में। और ये 2 सेक्टर तो नोटबंदी के समय के बाद ही बर्बाद हो गए। इसीलिए बेरोजगारों का फौज सरकारी नौकरियों की तरफ गया है, वो तूफान आया है। मुझे कई लोग चिढ़ाते हैं कि बिहार चुनाव में भी बेरोजगारी का मुद्दा हार जाएगा, तो क्या करोगे? मैं बोलता रहूंगा, क्योंकि ये बात जायज बात है। मैंने 2017 में जब बोलना शुरू किया था, मुझे पता भी नहीं था कि 2020 में ये मुद्दा होने वाला है बिहार के चुनाव में। ना हो, हार जाए ये मुद्दा, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको पड़ना है। लेकिन ये मुद्दा 2019 में भी हार गया, नौजवानों ने ही हरा दिया। अपने मुद्दे पर नेताओं से कोई बार्गेनिंग नहीं की, करना चाहिए था। हर तबका जिसे वोट देता है उससे बार्गेन करता है, मोल भाव करता है। नौजवानों ने रोजगार के सवाल पे किया ही नहीं। अब मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल हो, पंजाब हो, बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हर जगह यही हाल है। तो सरकारों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, उसके पैसे के बजट को ज्यादा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ये रिफॉर्म की आड़ में जो आपकी जिंदगी को असुरक्षित बनाया जा रहा है, उस पर सोचने की आवश्यकता है। ये आप तभी सोच पाएंगे जब आप ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कानाफूसी वाली राजनीति से बाहर आएंगे। अगर आप अपने आप को धर्म, जाति या गोदी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, बताइए, किसान आंदोलन कर रहे हैं। 17 सितंबर को नौजवानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, दिखाया तक नहीं इन लोगों ने। इनको इतना विश्वास है कि आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है हमेशा के चलते कि आप रोजगार की बात ही नहीं करेंगे। बात करने में क्या दिक्कत है?
बात होनी चाहिए। क्यों नहीं? आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कब से फटकार लगा रहा है कि सिपाहियों की संख्या बहाल कीजिए। हर जिले में सिपाही नहीं है। क्यों नहीं सरकारें भर रही हैं, सिपाही की भर्ती कर रही हैं? इसी में देश भर में कम से कम 5 से 6 लाख सिपाही नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, टीचर की नौकरी मिल जाएगी। जब पीयूष गोयल आइडिया दे रहे थे कि 30,000 करोड़ में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, तब सुशील मोदी कहां थे? वैकेंसी निकालकर जो लड़के पास किए गए हैं, पीयूष गोयल नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आज बिहार और यूपी का नौजवान रेलवे की ही तो परीक्षा की तैयारी करता था ना, जो अच्छे कॉलेजों से पास नहीं किया। बागपत में पढ़ा है, या मोतिहारी में पढ़ा है, या मुजफ्फरपुर में पढ़ा है, बेतिया में पढ़ा है, बक्सर में पढ़ा है, बेगूसराय में पढ़ा है, सिवान छपरा में पढ़ा है। उसे लगा कि वो आईएएस नहीं बन सकता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं कर सकता है, इंजीनियर नहीं बन सकता है, उसे मौका नहीं मिला। अच्छा कॉलेज होता तो उसका भी दिमाग खुलता और अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर आज वो भी दुनिया में कमा रहा होता, लायक बनता वो। तो वो रेलवे की तैयारी करता है, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करता है, लेकिन उसका गला बांध दिया गया। और ये मैं जिनकी भी बात कर रहा हूं, ये ज्यादातर मुझे गाली देने वाले हैं। आप दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सवाल मैं सही समय पर सही तरीके से कह रहा हूं। एक दिन आप अफसोस भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि मैं हर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद इस मुद्दे पर लौट आता हूं कि जब मैं गहराई से देखता हूं तो मुझे कई मुद्दे हवाई लगते हैं। लगता है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा, समाज में शांति और चैन नहीं आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, आप सब यहाँ से जुड़े। और अभी तक मैं भोजपुरी में ही लाइव कर रहा था, मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कई लोगों को दिक्कतें हो रही थी, तो भोजपुरी में मैं सार बता देना चाहता हूँ कि भैली है बाकी पिछला 10-15 साल में और ख़ासकर पिछला 6 साल में ऐसा नीति बनल बा कि इस कॉलेज जहाँ से लोग के पढ़ाई लायक लड़का बन के निकल सन या लड़की बन के पढ़े के होके, उ लोग लायक ना बन सकल। जिला के स्कूल कॉलेज में पढ़ाइए ना होखेला तो उ लोग कोचिंग में गई, कर्जा लेलक, केहू लायक ना बनल तो उ गई दिल्ली या मुंबई कमाए, आइला 10,000 रुपया के नौकरी में काम करता। अब उहो सेक्टर बैठ गई बा, ओहू में काम नहीं खे, तो कामों मिलता उहो गरीब बा, जे नहीं खे मिलत उहो गरीब बा। अब पढ़ाई होत नहीं खे, अस्पताल नहीं खे। अब बिहार में देखते बानी कि कई जिला के अस्पताल में आईसीयू तक नहीं खे, तो लोग मर जात हुई, लेके भागल पहुंचनी जिला अस्पताल हुआ नहीं के, हुआ से भागल लोगन पटना जा, लोग ना पटना से दिल्ली जा, घूमते घूमते मर गया। बीच में कितना आदमी से कर्जा ले लेलक, तो कर्जा चुकावे में आप गरीब हो गई नहीं। ये चक्र घूमता। आज सरकार के पास पैसा बहुत आई, सरकार के काम बहुत बा, ऐसे देखो नहीं कि सरकार सारा काम मास्टर लोगों से करावता। तो जब साल में रहुआ 15 काम मास्टर लोगों से करावता नहीं, तो 15 काम के आदमी रखी, आ मास्टर से कहीं कि रहुआ लोग इनके रखल बा पढ़ावे के, तब पढ़ाई। हम रिजल्ट देखा नहीं, काहे ये जगह के रिजल्ट खराब बा भाई। अब बात रिजल्ट के नहीं है, क्वालिटी बढ़ावे के बा। क्वालिटी बढ़ाए में रहुआ तबे न जाके लड़का इंजीनियरिंग बनी, या नया नया नौकरी आवता, नया नया धंधा बनता, तो ओमे ओकर दिमाग लगी। केहू क्वालिटी तो बढ़ावत नहीं है। तो ऐसे समझी हमारी बात के कि ये जो हिंदू मुसलमान चल रहा बा, ऐसे केहू के फायदा होके वाला नहीं है। जवानी बीत जाई। अब बेरोजगारी, 2 तरह के बेरोजगारी हो गई बा। एक तो एकरा के एक आदमी के लगे काम नहीं किया, दूसरा के लगे जरा काम बा वो 10,000 रुपया मिलता, ओकरा कोनो पेंशन नहीं है, ओकरा कोनो बीमा नहीं है। 10% लोगों के पास बीमा बा है भारत में, जान जाई। आ जिनका अस्पताल के चक्कर पड़ा था वो गरीब हो जाता रहे, और जिनका पास कुछ ढेबुआ बढ़ लो बा, वो डर के मारे डराइल रहता रहे, 5 रुपया के कॉफियों ने खन पियत। ऐसे कि कभी कुछ इमरजेंसी हो जाई तो कहां से खर्चा आई। तो सारा आदमी डरे डरे में जियता, अजीब रूप से आर्थिक डर समाई हुआ। बताई ना, अगर नीमन अस्पताल बनल रही सरकारी, तो जैती हमनी के इलाज करा के अती सन, बीमा के का जरूरत रहे में, काहे खातिर बीमा। डॉक्टरी पढ़ाई, डॉक्टर के नौकरी दी,
ओकर सैलरी दी, हमनी का कमा के जो टैक्स देते हैं टैक्स दी। तो सरकार के काम बढ़ल, सरकार के आमदनी बढ़ल, लेकिन सरकार रोजगार ना दिला। अब मजाक उड़ा होता लोग, ये मुद्दा के मजाक उड़ाई लोग। डांट तो रोगे देवे, हमारा डांट ना लगी, हमनियों के डांट लगते बा। जब आस पास के लोग गरीब हुई तो मान ली रोगे लगे 100 रुपया बा, तो क्यों मांगबे नु करी, रिश्तेदार ना देवे के पड़ेला। तो सबके ये लोग आर्थिक शक्ति गिरा दिले बा। ऐसे लोग में बुद्धि आ जाई, हमरा के लेके काहे ला ये लोग खिसियाई बलो, क्योंकि हम जायज बात कहते नहीं। ऐसे लोग धर्म के बहाने, आईटी सेल के बहाने दिन भर लोग रवीश कुमार में बिजी बालो, हम ही देश चलाओ तनी। हम तो भाई जायज बात कहनी है। लड़का के लड़का, लड़की लोग, लड़की लोगों के देखी ना कितना ही लोग मेहनत से पढ़ ले बालो। लड़की लोग यही ना सोच के पढ़लक लोग कि हम हमनी के जिंदगी बनाए, लेकिन केहू खाती नौकरी नहीं है। आज जो डेटा आवा तो हमें पता बा कि औरतों, जो पहले औरतों के काम मिलल हिंदुस्तान में, तनी तरक्की बढ़ल कुछ साल, अब करोड़ों औरतों के काम नहीं है मिलल। तो सोची लड़की लोग के साथ कितना धोखा भइल, सारा तरक्की वो लोग के पीछे रह गई। तो बात हमार बुझी, हमरा के गरियावत रही जितना गरियावे के बाद, लेकिन बात नौकरी पर जन करत नहीं उस तनी ढंग से सुनी। आई बात कोनो हंसी मजाक वाला ना कि हम हाई दांत चियार के रहुआ खातिर मनोरंजन खातिर करें ना। दिन भर यही खातिर यही मेरे लागल रहते नहीं, कोनो काम और हमरा आवेला ना, दिन भर यही रिसर्च में लागल बने। हम देखत नहीं लड़का लोग कितना बर्बाद हो गई बा। घुमाओ तरह सन नेता सन, खाली व्हाट्सएप पे भेज दे तरह सन, हमारे फोटो तरह तरह का बना के बौरा जाता लोग, वही में बौरात रही। लेकिन एगो बात कहत नहीं, 10 साल बाद जब मुड़ के रहुआ लोग देखे नु, तो खाली हम ही नजर आए कि ये एगो आदमी रहे जो नौकरी के बात करत रहे। आई सब केहू के नौकरी के बात करत रहे, आई सब केहू के अच्छा पढ़ाई के बात करत रहे, सब केहू के हेल्थ के बात करत रहे। एमपी लोग पेंशन लेता, रहुआ लोग इनके पेंशन नहीं है। काहे भाई, ओकरो पेंशन बंद हो आज से, वो काहे पेंशन लेता। संसद में डेटा आंकड़ा ना देखी, कितना एमपी लोग करोड़पति वालों, 1 करोड़ 2 करोड़, तो आजकल 2 मकान हो जाला तो ओकरो 1 करोड़ होला, वो छोड़ दी। 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ वाला जरा उद्योगपति बाड़ा सन, ओकनियों के पेंशन मिलता। जो अपना कंपनी में लोगों के कर्मचारी के पेंशन ना देवेला, वो एमपी बन के पेंशन लेता। यह बात कहता नहीं तो लोग गरियावता हमरा के। लेकिन हम तो कहल छोड़नी ना, 6 बरिस से कहत न बनी, हमरे बात सारा सही हुई। हम कहत रहनी कि बेरोजगारी बढ़ जाए, तो देख ली रहा लोग, समाज में ढेबुआ ना रही, पैसा ना रही, तो यही 3-5 लोगों से दुआरी पे बैठा रह पड़ी कि कहीं उनका यहाँ से 5 रुपया ले ली, कहीं उनके यहाँ से 5 रुपया ले ली, तो कबले जीवन चलिए ऐसे। ये आत्मनिर्भर भारत हो, जकरा नौजवान के पास नौकरी नहीं है, जकरा नौजवान के पास अच्छा स्कूल कॉलेज नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत बन जाई ठेकुआ खाजा बेचला से। हमरे से लबरई बतिया तनी जी, अनारसा बेलग्रामी बेच के लोग बिहार का अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो जाई का। मखाना बेच के लोग खात नहीं के मखाना, जाई ना सारा मॉल में अमेरिका तक मखाने मखाने रखल बा, तो मिथिला के लोग अरबपति हो गई। बिकात नहीं है, कहां से जाता मखाना, यहीं से जाता। तो ऐसे ही सारा बात के वो लोग समझी। हमारा बुझाइला कि नौकरी के इशू के लोग मजाक उड़ावता, तो इन्हीं बोलेला, तो बात समझ गई नहीं है। तो अब हम रखा तनी। जय हिंद, जय भारत, चली विदा लेता नहीं।